चलो अब आते हैं पॉलिसीज टूल्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई। ये तो पता चल गया मनी मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/LRR या फिर 1/कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द ओनली इंस्टीट्यूशन विच कैन इश्यू करेंसी। तो ये तो हमें पता है कि बस आरबीआई नोट छाप सकता है हमारी कंट्री में, और कोई नोट नहीं छाप सकता। ठीक है, व्हेन कमर्शियल बैंक need more funds in order to be able to create more credit, they may go to the market for such fund or to go to the central bank। ठीक है, जब कमर्शियल बैंक को पैसे मतलब कि क्रेडिट और क्रिएट करना होता है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, या तो मार्केट जाता है और पब्लिक से उठाता है पैसा, या फिर वो क्या करता है सेंट्रल बैंक के पास जाता है। तो सेंट्रल बैंक्स प्रोवाइड्स देम funds through various instruments। The role of RBI, that of being ready to lend to bank at all times, is another important function of central bank, and due to this central bank is said to be a lender of last resort। ठीक है, तो जब भी किसी भी बैंक को कोई दिक्कत आती है तो आरबीआई उसके बैकबोन में पड़ा रहता है, आरबीआई जो है उसकी मदद करता ही करता है, इसलिए उसे लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि आरबीआई हमेशा रेडी रहता है हमारे बैंक्स की, कमर्शियल बैंक्स की मदद करने के लिए। आरबीआई मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करता है, तो द आरबीआई कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इन वेरियस वेज। द टूल्स बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई कैन बी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो लास्ट सीयूईटी में ये क्वेश्चन आया था कि क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स और क्वालिटेटिव एलिमेंट्स बताओ उसके कंट्रोल, उसके आरबीआई के। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव टूल्स टू कंट्रोल द एक्सटेंट ऑफ मनी सप्लाई बाय चेंजिंग CRR, cash reserve ratio or bank rate or open market operation, or qualitative tools include persuasion by the central bank in order to make the commercial bank discourage or encourage lending, which is done through moral situation, margin requirement, etc. It should be, तो अभी ये qualitative और quantitative को in detail बताया जाएगा। moral situation वो होता है कि आरबीआई टाइम टू टाइम स्पीचेस दे रहा होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ आर्टिकल्स छाप रहा होता है और बता रहा होता है कि ऐसे करो और ऐसे मत करो। उसको क्या कहते हैं जब चेक रखता है सब बैंक्स के ऊपर, चेक रखता है सब बैंक्स के, वो तो उसका वो हो गया ना क्वालिटेटिव फंक्शन, वो फंक्शन ऑफ आरबीआई में। It should be evident by now that if central bank changes the reserve ratio, this would lead to changes in the lending by bank, which in turn would impact the deposit and hence the money supply। अगर मान लो कि पहले 1000 डिपोजिट आ रहा था, 20% था सीआरआर, तो 800 जो होगा वो लेंड हो रहा होगा। अब मान लो उसे 10% कर दिया, तो अब जो लेंड है वो ज्यादा हो रहा होगा, 900 लेंड हो रहा होगा, क्योंकि पहले 1000 का 20% 200 था, तो 800 लेंडिंग पावर थी। अब 1000 का 10% जो है वो 100 है, तो अब जो लेंडिंग पावर है वो 900 है। तो ये क्या कह रहा है, इट शुड बी एविडेंट बाय नाउ दैट इफ सेंट्रल बैंक चेंजेस द रिजर्व रेशियो, तो रिजर्व रेशियो मैंने भी चेंज किया। ठीक है, in the lending by the banks, which in turn would impact the deposit and hence the money supply। In previously discussed example, what would be the money multiplier be if the RBI increases the reserve ratio to 25%? तो अगर आप 25% कर दिया तो अब क्या हो जाएगा, 1/0.25, तो अब जो आएगा ये 4 आएगा शायद, है ना। और पहले कितना आ रहा था, पहले 5 आ रहा था। ठीक है, तो अब 4 ही राउंड वो ले पाएगा, और पहले कितना आ रहा था, 5 राउंड आ रहा था। समझ गए, समझ गए। Notice that in the previous case 100 is the reserve, support and deposit is rupee 100, but the banking system would now be able to rupee 300 only। It would have called back some loans to meet the increased reserve requirement and hence money supply would fall। Another important tool by which RBI also influence money supply is open market operation। ठीक है, अब ये ध्यान से सुनना। ठीक है, अभी तक तुमने ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये पढ़ा होगा कि बेचते हैं और खरीदते हैं। ठीक है, लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक आउटराइट होता है और एक रेपो होता है, जो अब हम पढ़ने वाले हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ
bonds issued by the government in the open market. This purchase and sale is entrusted to the central bank on behalf of the government. When RBI buys government bond in the open market, it pays. Okay, when RBI buys government bonds in the open market, it pays for it by giving a check. ठीक है, जब RBI जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बाय करता है तो उसके बदले वो क्या दे देता है, चेक दे देता है. ठीक है, ये डेफिसिट फाइनेंसिंग वाला ही है. बस संदीप गर्ग में ये बोल दिया था कि जब गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते तो आरबीआई के पास जाता है और उससे बोलता है नोट छाप दो, ऐसे करता है. ठीक है, यहाँ क्या बोला है कि जब आरबीआई गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को खरीद रहा होता है तो आरबीआई उसके बदले में चेक देता है. ठीक है, दिस चेक increases the total amount of reserve in the economy and thus increases the money supply. This check increase the total amount of reserve in the economy and thus increase the money supply. Selling of bond by RBI to a private individual or institution leads to reduction in the quantity of reserve and hence the money supply. अब ये देखिए यहाँ तक ना थोड़ा फिर से करते हैं. ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज. ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी. ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ bonds issued by the government in the open market. This purchase and sale is entrusted to a central bank on behalf of the government. When RBI, और ये क्यों कर रहा होता है, ये जो है वो RBI कर रहा होता है on behalf of the government. किसके behalf पे कर रहा होता है, गवर्नमेंट के behalf पे कर रहा होता है. जब RBI बाय करता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन द ओपन मार्केट, इट पेज फॉर इट बाय गिविंग अ चेक. जब RBI जो है वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को खरीद रहा होता है तो गवर्नमेंट के बॉन्ड को खरीदने के लिए वो गवर्नमेंट को जो है वो चेक देता है. ठीक है, दिस चेक इंक्रीजेस द टोटल अमाउंट ऑफ रिजर्व इन द इकोनॉमी एंड दस इंक्रीजेस द मनी सप्लाई. ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ जाता है. और जब आरबीआई सोल्ड आउट कर रहा होता है, ठीक है, तो इट लीड्स टू रिडक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ रिजर्व एंड हेंस द मनी सप्लाई ऑल्सो. ठीक है, तो मनी सप्लाई जब वो सोल्ड आउट करता है तो मनी सप्लाई जो है डिक्रीज हो जाता है, और जब वो खरीद रहा होता है तो मनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाता है. ठीक है, तो रिजर्व का मनी सप्लाई बढ़ जाता है. तो व्हेन आरबीआई बायज द गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑन ओपन मार्केट it pays for it by giving a check. This check increases the total amount of reserve in the economy and thus increases the money supply. ठीक है, तो जब वो बाय कर रहा होता है, जब वो परचेज कर रहा होता है तो मनी सप्लाई बढ़ जाता है, और जब वो सोल्ड आउट कर रहा होता है तो मनी सप्लाई जो है घट जाता है, जो रिजर्व ऑफ मनी सप्लाई होता है. There are two types of open market operation, outright and repo. ठीक है, outright का मतलब क्या होता है, outright जो है वो एक permanent kind of open market operation होता है जिसमें सेंट्रल बैंक जो है वो बाय कर रहा होता है सिक्योरिटी को और उसमें वो डेट्स नहीं बता रहा होता. It is without any promise to sell them later. Similarly, when central bank sells these security and thus withdrawing money from the system
It is without any promise to buy them later. As a result, the injection and absorption of money of permanent nature. However, there is another type of operation in which when the central bank buys the security, this agreement of purchase also has specification on the date, price or resale of security. This type of agreement is called repurchase agreement or repo. तो जब डेट्स स्पेसिफाई होती है तो उसे रीपर्चेज और रेपो कह देते हैं, और जब डेट स्पेसिफाई नहीं होती तो उसे आउटरेज कह देते हैं. जब डेट स्पेसिफाई नहीं होती तो उसे क्या कहते हैं? आउटरेज. ओके, तो ये याद रखना है यहाँ पर कि दो टाइप ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं, एक आउटराइट और एक रेपो. आउटराइट के साथ एक स्पेसिफाइड डेट नहीं दी जाती, ठीक है, कुछ परमानेंट नहीं होता, मतलब कि वो परमानेंट नेचर का तो होता है लेकिन एक स्पेसिफाइड डेट नहीं होती, कोई प्रॉमिस नहीं होता कि बाद में आरबीआई जो है उसे सोल्ड आउट करेगा. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन, outright and repo. Outright open market operation are permanent in nature when the central bank buys these security, thus injecting money into the system. क्योंकि जब आरबीआई बाय करेगा तो किसी से बाय कर रहा है, किसी से खरीद रहा है तो मार्केट में पैसा देगा, ठीक है. अगर मान लो कि मैं ये सिक्योरिटी खरीद रहा हूँ तो जिसने मुझे बेची है उसे तो मैं पैसा दे रहा हूँ, उसे मैं पैसा दे रहा हूँ तो उसके पास पैसा जा रहा है, उसके पास पैसा जाएगा तो देन फिर क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा. इट इज विदाउट एनी प्रॉमिस टू सेल देम लेटर. Similarly, when the central bank sells these security, thus withdrawing money from the system, it is without any promise to buy them later. As a result, the injection or absorption of money is of permanent nature. However, there is another type of operation in which when the central bank buys the security, this agreement of purchase also has specification about date. तो एक में डेट का स्पेसिफिकेशन होता है और एक में डेट का प्रॉमिस नहीं होता कि हम आपकी जो सिक्योरिटी है वो बाद में सोल्ड आउट भी करेंगे. एक बार खरीद लिया तो खरीद लिया. दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड रीपर्चेज एग्रीमेंट और रेपो. द इंटरेस्ट रेट एट विच द मनी इज लेंड इन दिस वे इज कॉल्ड रेपो रेट. Similarly, instead of outright sale of security, the central bank may sell the security through an agreement which has a specification about the date and the price at which it will repurchase. This type of agreement is called reverse repurchase agreement or reverse repo. अब ये देखो इसमें थोड़ा confusion होगा. The interest rate at which the money is lent in this way is called repo rate. मतलब जिस रेट पे आरबीआई जो है वो बेच रहा होता है, मतलब कि लेंड कर रहा होता है, उस रेट को हम रेपो रेट कहते हैं. इसे ना थोड़ा सिंपलर मैनर में अपनी क्लास के डोमेन में ही समझ लो.
ओके, कमर्शियल बैंक जो है उसके पास पैसों की थोड़ी कमी हो गई, ठीक है। अब पैसों की कमी हो गई है तो कमर्शियल बैंक जो है सेंट्रल बैंक के पास जा रहा है और सेंट्रल बैंक से उधार लेने गया हुआ, ठीक है। सेंट्रल बैंक ने कहा ठीक है मैं उधार दे देता हूँ फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। उसने जो उधार दिया वो 12% के रेट पे दिया, ठीक है। तो अब ये कमर्शियल बैंक इतना अच्छा तो है नहीं कि पब्लिक को भी 12% पे देगा, ये पब्लिक को दे रहा है 15%, ठीक है। ये पहली सिनारियो हो गई, ठीक है। अब मान लो कि मनी सप्लाई ज्यादा है, मनी सप्लाई ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल बैंक क्या चाहेगा कि लोगों के पास मनी जो है वो कम हो, ठीक है। क्योंकि अगर मनी सप्लाई ज्यादा होता है तो रेट जो है वो कॉमोडिटीज के बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अब सेंट्रल बैंक क्या करेगा, रेपो रेट के रेट्स बढ़ा देगा। मान लो उसने रेपो रेट के रेट 15% कर दिया तो इसे भी 15% पे मिल रहा है, तो अब ये आगे जो रेट पे देगा वो 18% पे दे देगा, ठीक है। तो लोग जो है वो डिस्करेज होंगे और क्रेडिट की डिमांड नहीं करेंगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो रेपो रेट के टाइम पे क्या होता है, रेपो रेट एक रेट होता है जिसमें सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक को उधार दे रहा होता है फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। बैंक रेट होता है वही चीज लेकिन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है बैंक के पास ना दो ऑप्शन होते हैं, या तो पैसा लेंड कर दे या फिर वो पैसा सेंट्रल बैंक को दे दे, ठीक है। तो जब मनी सप्लाई ज्यादा होती है तो जो सेंट्रल बैंक है वो अपने डिपॉजिट के रेट्स को बढ़ा देता है और डिपॉजिट के रेट को ऐसे बढ़ा देता है कि वो लेंडिंग रेट से ज्यादा रहता है, ठीक है। तो उसमें उसमें डिपॉजिट करने लगते हैं। So similarly, instead of outright sale of security, the central bank may sell the security through an agreement which has a specification about the date and the price at which it will repurchase. This type of agreement is called reverse repurchase agreement or reverse repo. The rate at which money is withdrawn in a manner is called reverse repo rate. The reverse Bank of India conducts repo and reverse repo operation at various maturity overnight, 7 days, 14 days, etc. This type of operation have now become main tool of monetary policy of Reserve Bank of India. The RBI can influence the money supply by changing the rate. क्या चीज वो ये था कि मैच्योरिटी कितने टाइम पर होगा, मतलब कितना शॉर्टर रहता है। The RBI can influence the money supply by changing the rate at which it gives loans to a commercial bank. This rate is called bank rate in India. ठीक है, तो बैंक रेट हमें ये बताता है कि कितना इंटरेस्ट रेट रखेगा RBI, मतलब कमर्शियल बैंक। By increasing the bank rate, loans taken by the commercial bank becomes more expensive. This reduces the reserve held by the commercial bank and hence decreases the money supply. A fall in the bank rate increase the money supply. तो अगर बैंक रेट का रेट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई जो है घट जाएगा और अगर बैंक रेट का रेट घटेगा तो मनी सप्लाई जो है ये समझिए बैंक रेट वाला। अगर बैंक रेट बढ़ेगा तो चीजें जो है एक्सपेंसिव हो जाएंगी, एक्सपेंसिव होने के कारण कोई लोन नहीं लेगा, कोई लोन नहीं लेगा तो क्या होगा, मनी सप्लाई जो है कम हो जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, अ डिटेल डिस्कशन। मनी इज द मोस्ट लिक्विड, अब ये वाला ध्यान से सुन लेना, ठीक है। Money is the most liquid of all assets in the sense that is universal acceptable and hence can be exchanged for other commodity very easily. On the other hand, it has an opportunity cost. If instead of holding on a certain cash balance, you put the money in a fixed deposit in some bank, you can earn interest on that day. While deciding on how much money to hold at a certain point of time, one has to consider the trade-off between the advantage of liquidity, कि अगर पैसा रख रहा हूं तो उसका कितना फायदा है, और पैसा अगर नहीं रख रहा हूं और इंटरेस्ट पे लगा दे रहा हूं उसका कितना फायदा है। तो डिमांड फॉर मनी
Balance is thus often referred to as liquidity preference. People desire to hold money balance broadly from two motives. मतलब पैसा वो क्यों रखना चाहते हैं, एक ट्रांजेक्टिव मोटिव से और दूसरा स्पेकुलेटिव मोटिव. So the principal motive for holding money is to carry out the transaction. If you receive your income weekly and pay your bill on a first day of every week, you need not hold any cash balance throughout the rest of the week. है ना, जिस दिन पैसा मिल रहा है उसी दिन बिल भर जा रहा है, उसके बाद जो पैसा बचा हुआ है वो उससे तुम खर्च कर रहे हो. You may as well as your employer to deduct your expense directly from your weekly salary and deposit the balance in your bank account. ठीक है, यहां पर क्या बोला, यहां पर उसने बोला कि आपको वीकली सैलरी मिल रही है, आपका फर्स्ट डे को जो बिल बनता है वो आप दे देते हो, उसके बाद जो पैसा बचता है वो आप खर्च करते हो, फिर तो आपको होल्ड करने की जरूरत नहीं है. लेकिन वही हमारे साथ क्या होता है कि हमें महीने भर पैसा मिल रहा होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि महीने भर तक का एलोकेट करना पड़ता है पैसा. But our expenditure pattern do not normally match our receipt. People earn income at a discrete point in time and spend it continuously throughout the interval. Suppose you earn ₹100 on the first day of every month and run down the balance evenly over the rest of the month. Thus, your cash balance at the beginning and end of the month is ₹100 and 0. ठीक है, क्योंकि एंड तक आते आते तो वो जीरो हो जाएगा. So your average cash holding can then be calculated as 100 plus 0 upon 2, starting का point, end का point upon 2. ठीक है, तो वो आएगा तुम्हारा 50, with which you are making transaction worth of 100 per month. Hence, your average transaction demand for money is equal to half of your monthly income, or in other words, half of the value of your monthly transaction. Consider next 2% of the economy consisting two entity. A firm जिसने जो लोगों को हायर करता है एंड अ वर्कर. ठीक है, दो इंडिविजुअल ले रहे हैं, एक फर्म और एक वर्कर. ठीक है, फर्म जो होता है वो पे करता है वर्कर को, और वर्कर क्या करता है, उस पैसे को खर्च करता है, अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम याद हो तो. ठीक है, the firm pays the worker a salary of ₹100 at the beginning of every month. The worker in turn spend this income over the month on the output produced by the firm on only the available goods in the economy. Thus, in the beginning of each month, the worker has a money balance of ₹100 and at the end of the month उसके पास, और बिगिनिंग में फर्म के पास 0 होते हैं और वर्कर के पास 100 होते हैं. एंड में क्या होता है, फर्म के पास 100 हो जाता है और वर्कर के पास 0. समझ आया, तो इसका एवरेज कितना आएगा, 50. On the last day of month, picture is reversed. The firm has gathered a balance of 100 through its sales. To the worker, the average money holding of the firm as well as the worker is equal to 50. Thus, the total transaction demand for money in this economy is equal to 100. The total value of monthly transaction in economy is 200. So the firm has sold its output worth of 100 to the worker, and the latter has sold her service of worth 100 to the firm. The transaction demand of money of the economy is again fraction of the total money value of the economy over the unit of period of time. So T का मतलब है total value of transaction in the economy over a period of time, and K is the positive fraction. हाँ, अब ये पढ़ लेना velocity of money. मनी सप्लाई जो होता है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, और जो वेलोसिटी ऑफ मनी होता है वो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है. वेलोसिटी मतलब होता है कि कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितना वो मनी सर्कुलेट कर रहा है. जैसे जैसे यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मनी क्या था, 2 था. ठीक है, एक बार फर्म के पास आ रहा था और एक बार वर्कर के पास जा रहा था. ठीक है, 2 ही था. वैसे ही कितने सारे वेलोसिटीज होते होंगे, कितनी बार वो मूव करता होगा. ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है वो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है, स्पेकुलेटिव जो होता है वो बॉन्ड मार्केट की तरह होता है. तो यहाँ पर जो तुम्हारा मेन पॉइंट है,
पहले यहां तक पढ़ लेना बेटर होगा ना, है ना? पहले यहां तक समझ लेना तो बेटर होगा, ठीक है? तो यहां तक कर लेना स्टूडेंट्स, यहां तक कर लेना, बाकी हम कल नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? और फीडबैक दे देना, ठीक है? ओके, बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you. Okay.